हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का विषय है हमारा वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। ठीक उसी तरह आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं आपके सारे एग्जाम्स में। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले एग्जाम्स में वैदिक सभ्यता से संबंधित। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 600 ईसा पूर्व, या फिर इसका कोई समय निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा डिटेल्स में बता दूं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो जो हमारी वैदिक सभ्यता थी ये सिंधु घाटी के बाद शुरू हुई थी। ठीक है, और जो इसका विकास किया था ये आर्यों के द्वारा हुआ था, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता भी कहा जाता था। ठीक है, और इस काल की जो हमें जानकारी होती है ये हमें वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें आपका ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है। टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद। ठीक है, और जो हमारे देश में आर्य आए थे ये आए थे सबसे पहले पंजाब में। ठीक है, और जो इनकी भाषा थी वो थी संस्कृत। और दोस्तों, आपको बता दूं जो हमारी वैदिक सभ्यता थी इसे 2 भागों में बांटा गया था। एक थी आपकी पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति और दूसरी थी आपकी उत्तर वैदिक। तो दोस्तों, जो हमारी पूर्व वैदिक थी इसका जो काल था ये था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 600 ईसा पूर्व या फिर कोई निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मैंने आपको अभी बताया था जो आपकी पूर्व वैदिक थी उसका जो टाइम पीरियड था ये था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आपकी जो उत्तर वैदिक संस्कृति है ये है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपके ऑप्शन है चावल, जौ, गेहूं या फिर आपका तंबाकू। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान आपके वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उन्हें चावल का ज्ञान था, जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, पर उन्हें आपका तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आपको बता दो दोस्तों, वैदिक काल के लोगों के द्वारा जो जौ था इसे कहा जाता था आपका यव। ठीक है, और आपका जो चावल था उसे कहा जाता था आपका व्रीहि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है श्रेष्ठिन, श्रमण, यजमान या फिर अथर्वन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका श्रमण। ठीक है, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को उत्तर वैदिक काल में श्रमण के नाम से जाना जाता था। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आपके ऑप्शन है शूल्व सूत्र, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों आपका शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। और मैं आपको बता दूं ये जो शूल्व सूत्र है ये एक ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, ज्योमेट्री से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते ये शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद, इस उपनिषद, मुंडक उपनिषद या फिर आपका बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका मुंडक उपनिषद। आपका जो सत्यमेव जयते है ये जो शब्द है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या फिर आपका सामवेद को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। और मैं आपको सामवेद के बारे में थोड़ा बता दूं तो इसमें टोटल 1810 छंद है, जिनमें से 75 को छोड़कर जो शेष बचते हैं ये सभी आपकी ऋग्वेद में शामिल है। ठीक है, और आपको साथ में बता दूं सामवेद को भारत की प्रथम
संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल पर, 8वें मंडल पर, 9वें मंडल पर या फिर आपका 10वें मंडल पर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 10वें मंडल पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है, और आपको बता दूं ऋग्वेद में टोटल 10 ही मंडल हैं। ठीक है, तो बात करें ऋग्वेद की, तो जो ऋग्वेद है ये देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसमें टोटल 10 मंडल है, जिसमें से आपका 2 से लेकर 7 जो मंडल है ये प्राचीन मंडल है, और जो आपका पहला और 10वां मंडल है ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, इसमें टोटल 1028, ठीक है, कितना 1028 इसमें सूक्त है, और जो इसकी भाषा है वो है आपकी पद्यात्मक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक धर्म में इनमें से किसकी उपासना की जाती थी? आपके ऑप्शन है प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका प्रकृति। वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की उपासना करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए, वरुण के लिए, शिव के लिए या फिर विष्णु के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका इंद्र के लिए। वैदिक काल के लोगों द्वारा पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृत गमया, ये कहाँ से लिया गया? आपके ऑप्शन है वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य या फिर पुराण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका उपनिषद। अस्तोमा सदगमय ये उपनिषद से लिया गया है, और कौन से उपनिषद से लिया गया तो मैं आपको बता दूं, ये लिया गया आपका बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, और आपको बता दूं टोटल 108 उपनिषद है, जिनमें से आपका बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा के तट पर, कावेरी के तट पर, ब्रह्मपुत्र के तट पर या फिर परुष्णी नदी के तट पर? तो इसका राइट आंसर है आपका परुष्णी नदी के तट पर। जो दासराज युद्ध हुआ था ये परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, और इसका वर्तमान नाम आपको बता दूं तो इसका जो आधुनिक नाम है वो है आपका रावी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? आपके ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/6 या फिर 1/8। तो मैं आपको बता दूं वैदिक काल में धर्मशास्त्रों में, ठीक है, जो भू राजस्व की दर थी वो थी आपकी 1/6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में वर्णित मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या फिर आपका भगवत गीता में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में वर्णित मिलेगा, और आपको बता दूं ये किस देवता को समर्पित है? तो ये सविता अर्थात सूर्य को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने, चार्वाक ने, कपिल ने या फिर जैमिनी ने? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका गौतम ने। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन का प्रचार किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के या फिर विदेह के? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका केकय के। अश्वपति जो राजा थे ये केकय के शासक थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, केन उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर कठोपनिषद में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका कठोपनिषद में। ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद है ये आपको कठोपनिषद में प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया है दोस्तों टोटल उपनिषदों की संख्या है 108, जिसमें आपका ये वाला और ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है। आज का 18वां क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आपके ऑप्शन है तक्षशिला, कौशाम्बी, अतरंजी खेड़ा या फिर हस्तिनापुर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अब ये कहाँ पर है तो मैं आपको बता दूं ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? यूपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चरक संहिता पुस्तक
किस विषय पर आधारित पुस्तक है? राजनीति, चिकित्सा, धर्म या फिर अर्थशास्त्र? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका चिकित्सा। चरक संहिता जो पुस्तक है ये चरक ऋषि द्वारा लिखी गई है और ये चिकित्सा पर आधारित पुस्तक है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर आपका अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। और बात करें अथर्ववेद की तो इसमें 20 कांड है, ठीक है। 730 इसमें आपको सूक्त मिलेंगे और 5987, ठीक है, 5987 इसमें मंत्र हैं, ठीक है। और जो इसके प्रमुख विषय हैं अथर्ववेद के, उसमें आपका प्रमुख जो है ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र और आपका टोना टोटका आदि, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? आपके ऑप्शन है पाणिनि, कपिल, पतंजलि या फिर गौतम। तो इसका राइट आंसर है आपका पाणिनि। पाणिनि ऋषि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पार्जिटर ने, बीजी तिलक, एसी दास या फिर जैकोबी। तो इसका राइट आंसर है आपका बीजी तिलक। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। और दोस्तों तिलक जी का जो आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत था, इसके अनुसार उनका मानना था कि जो आर्यों का मूल स्थान है वो है आपका ध्रुव प्रदेश में, ठीक है। वो कहते थे कि जिस समय आर्य उत्तरी ध्रुव प्रदेश में निवास करते थे उन दिनों वहाँ पर हिमपात नहीं होता था, लेकिन कालांतर में हिमपात होने के कारण, ठीक है, उन लोगों को वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा और वे यहाँ पर आ गए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1007, 1015, 1028 या फिर 1128। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1028। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं और आपके 10 मंडल हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर उत्खननों से प्रकाश में आया? भगवानपुर, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका भगवानपुर, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस रचना में नारी को सूर और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? शतपथ ब्राह्मण, जाबाल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर मैत्रायणी संहिता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका मैत्रायणी संहिता, ठीक है। इस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर आपका अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका गद्य के रूप में भी रचित है। दोस्तों बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का जो अर्थ होता है वो होता है यज्ञ, ठीक है। तो इसमें आपको यज्ञ की विधियों का वर्णन मिलता है, ठीक है, और इसमें आपको धनुर्य विद्या का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। और अब बात करें इसकी, तो ये पद्य और गद्य दोनों में रचित है, ठीक है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिसमें आपकी जो पहली शाखा है वो है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरी शाखा है शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर गृह सूत्र में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में विवाह सूक्त पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? कानून से, राज्य कार्य पद्धति, समाज व्यवस्था या फिर अर्थशास्त्र से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका समाज व्यवस्था। मनुस्मृति मुख्यतः आपकी समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे से 7वां मंडल, तीसरे से 8वां, चौथे से 9वां या फिर 5वें से 10वां मंडल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका दूसरे से 7वां मंडल। इन्हें वंश मंडल या फिर आपका गोत्र मंडल भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया था? इंद्र को, वरुण को, सूर्य को या फिर विष्णु को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका वरुण को। वरुण को आपका ऋतस्य गोप कहा गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।